उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बीते 11 वर्ष के अमृतकाल की उपलब्धियां गिनाने के लिए उत्तर पूर्वी जिले के कार्यालय यमुना विहार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक अजय मावर, जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी और दूसरे जिले से विनोद कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी, उत्तर पूर्वी जिला के मीडिया प्रभारी दीपक चौहान और अन्य भाजपा नेतागण मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज़ादी के बाद दशकों तक विकास की सुस्त पड़ी इस रफ्तार के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के अमृतकाल के यह 11 वर्ष संजीवनी साबित हुए हैं और आज देश हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों की सेवा, किसान समृद्धि, संचार, अमृत पीढ़ी का विकास, नारी सशक्तिकरण की नई उड़ान, मध्यम वर्ग परिवारों का जीवन खुशहाल करने की योजनाएं, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र हित की विदेश नीति भारत का वैश्विक एवं आर्थिक महाशक्ति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ उपलब्धियां सांसद मनोज तिवारी द्वारा गिनाई गई, सुनिए उन्हीं की जुबानी। उस उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी जी, और ये बड़े गर्व का विषय है कि आज मुस्तफाबाद के माननीय विधायक और दिल्ली के वरिष्ठतम विधायक और वो स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, बड़े भाई आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, गणेश रिंकू जी, मनोज त्यागी जी और इस जिले के अन्य सभी पदाधिकारीगण उपस्थित, हमारी कई बहनें और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित दिल्ली मीडिया के सभी विद्वान साथी। आज 11 जून है और हम लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के 11 साल पूरे करने पर सभी लोग, सभी सांसद अपने अपने ढंग से इस 11 साल की कुछ जानकारियां देने के लिए बैठ रहे हैं। आपके सामने जब हम कहते हैं कि 11 साल की जानकारी, नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल की सूचना हमें देनी है, तो 11 साल बहुत होता है दोस्तों। 11 साल इस मायने में बहुत होता है कि आज सोचिए अगर कोई व्यक्ति 18 साल का हो लड़की, तो 11 साल पहले शायद उसकी राजनीतिक समझ उतनी थी नहीं, अब याद भी नहीं होगा कि आज के 11 साल पहले देश का क्या माहौल था और आज क्या माहौल है। कई चीजें तो ऐसी हैं जो हमको, आपको भी, अच्छे लोगों को भूल जाती है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने के पहले एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं कि क्यों जरूरी है हमें इन 11 सालों की समीक्षा। आज हम 2025 में है, जून में 2014 मोदी सरकार के बनने के पहले हम आप सभी लोग, अगर हमको बताना पड़ता था कि मैं डॉक्टर यूके चौधरी हूं, तो मैं नहीं कह सकता, मेरे लिखने से नहीं पता चलता था कि मैं डॉक्टर यूके चौधरी हूं। हमें ये किसी से अटेस्ट कराना पड़ता था, गैजेटेड रैंक के अधिकारी से हमको लिखवाना पड़ता था, उसका मुहर लगता था कि ये डॉक्टर यूके चौधरी है, मैं ये प्रमाणित करता हूं। और जैसे मोदी सरकार बनी
इस इतने बड़ी अविश्वास को मोदी सरकार ने हटाया। मतलब देश की सरकार को अपने लोगों पे विश्वास नहीं है कि जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। और फिर शुरू हुआ सेल्फ अटेस्टेशन। आप लिख दो कि मेरा नाम संदीप है, मैं गोकलपुर में रहता हूं, मैं पत्रकार हूं, और वही अटेस्ट हो गया। इसकी सरकार को आपके ऊपर इतना भरोसा है। अब इसके बाद आप सोचना शुरू करें कि इन 11 वर्षों में ऐसी कई चीजें कैसे बदल गई। यही देश है जहां भारत के सैनिकों की समस्या होती थी कि हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, और देश की सरकार कहती थी जरूरत नहीं। आज देश की सेना के पास तो छोड़िए, थाने में पुलिस के पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट होता है। आज देश की सेना सिर्फ शस्त्र से नहीं, अस्त्र से भी लैस है। ऐसे ऐसे हथियार देश की सेना के पास है जिसको छोड़ देते हैं तो जैसे कभी हम पुराणों में सुनते हैं कि राम जी ने बाण मार दिया तो पीछे पीछे घूम रहा है। आज भी हमारे पास ऐसे अस्त्र हैं कि जब हम उसको टारगेट करके छोड़ते हैं तो टारगेट जहां जहां जाता है वो उसको पीछा करता हुआ उसको नष्ट करता है। अचूक निशाना हमारे पास ऐसा है कि दुनिया के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, अब अमेरिका का बनाया हुआ, चाइना का बनाया हुआ, तुर्की का बनाया हुआ, जिनको लगता था कि हम इसी के बल पे महाशक्ति है, उनको भारत की सेना के हथियारों ने आसमान में फोड़ दिया। आज भारत की सैन्य शक्ति ये है। तब मैं जब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं तो अगर बिंदुवार में आपसे कुछ बातें कहूं तो सभी को पता चलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार के ये 11 वर्ष किसी संजीवनी से कम नहीं है। संजीवनी तो याद ही होगा, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे। अगर इन 11 वर्षों का हम सही मायने में समीक्षा करें तो ये 11 वर्ष भारत के लिए संजीवनी की तरह है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें हम सफलता के बहुत बड़े सोपान न तय किए, हमने तय किए। आज देश हर क्षेत्र में कीर्तिमान बना रहा है, जैसे गरीबों और वंचितों की सेवा। आप स्वयं विचार करें कि इसी देश में कहा जाता था, और कोई और नहीं कहता था, देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेज रहे हैं तो 15 पैसा ही पहुंच रहा है अंतिम व्यक्ति तक जहां पे ये जा रहा है। और आज क्या हो रहा है? आज हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया टोटल उस अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचता है क्योंकि हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। और उसके लिए तैयारी करनी पड़ी, एक रात में तो होता नहीं। बात छोटी सी है लेकिन जब सोचना शुरू करेंगे तो कहां तक मन में संतोष होगा कि हाँ सही है। पता नहीं पहले वालों को की नीयत में कमी थी या वो केवल बातें करते थे। समस्या अगर किसी ने उठाया होगा तो हो सकता है वो भी सोचते तो होंगे कि चला जाए, लेकिन कर नहीं पाते थे। आज कर दिया गया है। गरीबों वंचितों की सेवा। जो गांव में रह रहा है उसके घर में उसके पिताजी बीमार हो गए। मैंने कई परिवारों को देखा है, मेरे भाई बहन, जब वो लोग छोड़ देते थे कि अब तो बीमार हो गए तो पैसा तो है नहीं, इलाज कराएंगे नहीं, तो जितना जल्दी
अभी चले जाएंगे बाबूजी, क्या करेंगे? कभी कहते गाय छुआ दो, बाछी छुआ दो, ये हमारे देश की परिपाटी है। अब क्या हो रहा है? अब तो 70 साल के अगर बुजुर्ग हैं तो किसी कम्युनिटी के हो, उनको 5 लाख रुपए का इसी देश में इलाज मिलता है। अब घर वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बुजुर्गों को कहीं वृद्धाश्रम में भेजने की आवश्यकता नहीं है। वही देश है और ऐसा संभव हुआ। तो गरीबों और वंचितों की सेवा। भाई गरीब व्यक्ति खाने के लिए कई बार उसको परेशानियां होती थी, आज राशन से मिलने वाला अनाज फ्री हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और उसके बाद भी हमारी सैन्य शक्ति में, हमारे स्पेस शक्ति में, हमारे बड़ी बड़ी हाईवे बनाने में हमने कोई कोताही नहीं बरती, बल्कि अब तो हम गली गली तक देश के गांव गांव में पक्की गलियां बनाने का काम भी हमारा भारत सरकार कर रहा है, राज्य के साथ समन्वय बिठा के। तो गरीबों और वंचितों की सेवा में जो जो छोटी से छोटी बातें थी इन 11 सालों में किया गया। हम इतना बोल रहे हैं, हम शॉर्ट में करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन सारे, आइए अजय जी, इन सारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए कितने स्तर पर सूक्ष्म रूप से काम करना पड़ा होगा, आप इसका सिर्फ अनुमान लगाइए। और उस परिस्थिति में जहां करप्शन नाम का एक ऐसा जानवर, एक ऐसा वायरस घेरे हुए है, मैं ये नहीं कह रहा हूं था ही, और वो कहीं और से नहीं आता है, वो हमारे आपके बीच से आता है। उसके बाद भी 100% बेनिफिट लोगों तक पहुंचा देना। यहां तक कि इस देश में अभी तो आदमी का स्वास्थ्य देखा जाता था, पहली बार इस देश में खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य का जांच होता है, सॉइल टेस्ट होना शुरू हुआ, वैज्ञानिक गांव में रहना शुरू किए। हमारे यहाँ भी अगले 3-4 दिन बाद जो दिल्ली के गांव हैं वहां वैज्ञानिक आ रहे हैं, हम सांसदों को उनके साथ बैठ करके वहां की बात करनी है। तो गरीबों और वंचितों की सेवा, नारी सशक्तिकरण, जब आप नारी सशक्तिकरण में सोचना शुरू करेंगे तो आपको कितनी चीजें याद आएंगी। वैसे तो आमतौर पे शहर में बैठने में लोग कहेंगे महिला आरक्षण हो गया, ये तो एक अलग विषय है, लेकिन नारी को, एक महिला को जब पानी लेने के लिए 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता था और उस गांव में उसके घर में नल से जल आना शुरू हो गया। हमने ये लगाए हैं छोटे छोटे जो पोस्टर, हम आपसे प्रार्थना करेंगे जिन हमारे पत्रकार भाई, तो हम आपको ये कॉपी देंगे, इसको आप ले सकते हैं। हमने तुलनात्मक अध्ययन किया इसमें। इस समय तक हम देश के 15 करोड़ घरों में नल से जल दे रहे हैं पूरे देश के अंदर। अब सोचिए, सोचना ही संभव था, कैसे करेंगे? अरे कैसे, हम तो पानी भी दे रहे हैं, अब हम गैस कनेक्शन पूरे गांव-गांव देने जा रहे हैं। शहरों में भी शुरू है, दिल्ली के लगभग 65% घरों में हम डायरेक्ट गैस कनेक्शन कर दिए हैं। और इतना सुरक्षित है कि किसी घर में कुछ गैस कनेक्शन में प्रॉब्लम होती सुने होंगे आप लोग, कभी भी रास्ते और गली में कोई लाइन फट गया ऐसा आपकी जानकारी में आज तक नहीं आया। वो इतनी सुरक्षित व्यवस्था। नारी सशक्तिकरण कैसे होगा? महिलाओं को कहा जाता था कि आप सेना में नहीं काम कर सकते। क्यों नहीं काम कर सकते? आज महिलाएं सेना में काम कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट करने वाली महिलाएं। तो नारी सशक्तिकरण पर भी इस देश ने अतुलनीय सफलता पाई है।
मध्यम वर्ग परिवारों का जीवन। अक्सर हम लोग क्या कहते थे कि शोषित, पीड़ित, वंचित, इनके लिए तो बहुत कुछ होता है भाई, मध्यम वर्ग परिवार कहाँ जाएगा। आप सोचिए 2014 में मात्र आपका 2 लाख रुपया इनकम टैक्स से फ्री होता है। कितना? 2 लाख केवल। आज इस देश के मध्यम वर्ग को खुशी कितनी होगी कि 12,75,000 रुपया तक अगर आपका इनकम है तो आपको सिर्फ बताना है सरकार को, रिटर्न भरना है कि मेरी इनकम 12,75,000 है या मेरी 15 लाख है, तो 15 लाख में आपको अगले 2.5 लाख का ही देना पड़ेगा। उसको भी हमने स्लैब में बांटा, इतना कम है। आज मध्यम वर्ग परिवार, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो उनके घर में डायरेक्ट गैस कनेक्शन आता हो, चाहे उनको टैक्स रिबेट में छूट मिली हो, चाहे उनके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी बसों की हो। हम इसी दिल्ली में देवी बसें चला रहे हैं, चलाना शुरू किया है देवी बस। वैसे तो कुछ लोग देवी सुन के सोचेंगे कि भाजपा है तो देवी का नाम लाई, ऐसा नहीं है। उसका देवी का फुल फॉर्म है और उसका भाव ये है कि हम छोटी छोटी सड़कों पे भी हमारी बस जा सके, इसलिए हमने बसों को छोटा किया है। और अभी हम फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी छोटा करने जा रहे हैं जो गलियों में जाएगी। तो मध्यम वर्ग परिवारों को भी लाभ देने का काम हमने 11 वर्षों में बहुत बड़े स्तर पे किया है। सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा। अब आप सोचिए, इस देश में जो गरीब परिवार है उनको हमने 5 लाख रुपए का फ्री आयुष्मान योजना से इलाज दिया। और हमने नीचे जो पोस्टर लगा देखिएगा कि अभी तक हम लोग करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का फ्री इलाज दिया इस देश के गरीबों को। 1,25,000 करोड़। और इतना करते हुए भी कई लोग कहते हैं कि भाई कहां से इकोनॉमी आएगी। इसके बाद भी हमारी इकोनॉमी घट नहीं रही है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। हम पूरे दुनिया में 11वें नंबर की इकोनॉमी हुआ करते थे। आज हम किस नंबर पे आ गए हैं? आज हम 4थे नंबर पे आ गए। जापान हमसे पीछे चला गया। एक जर्मनी हमसे थोड़ा सा आगे है। और आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं शाम तक आपको सूचना मिल जाए कि जर्मनी भी पीछे हो गया। हम इस स्पीड से चल रहे हैं। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी जो बातें कह रहा हूं इसका डिटेल प्रोजेक्ट भी आपको मैं दे दूंगा। हम तो बिंदुवार इस बात को रख रहे हैं कि सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा। हम 151 आरोग्य केंद्र इस दिल्ली में 1 साल के अंदर बनाने वाले। आरोग्य केंद्र में टेस्ट होगा, बड़ी से बड़ी जांच होगी, और खाली बीमार लोगों का नहीं, बीमारी हो न इसकी भी व्यवस्था आरोग्य केंद्र में होने वाली। और ये करने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार। हम लोग, हमारे संस्कृत के जो स्रोत है उसमें है ना आरोग्यम धन संपदा। आरोग्य से बड़ा आपको बीमारी होने से पहले इलाज हो जाए, इससे बड़ी संपदा, आपको निरोग रहे, इससे बड़ी कोई संपदा नहीं। तो इसमें भी 11 वर्ष में जो मोदी सरकार ने किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा।